हरियाणा के भिवानी में रहने वाली मनीषा के मर्डर का हुआ पर्दाफाश। 3 कातिलों को पुलिस ने दबोच लिया है। हुआ है बड़ा खुलासा। देखते हैं विस्तार से पूरी कहानी। दरअसल ये मामला 11 अगस्त से नहीं बल्कि उससे 1 महीना पहले 10 जुलाई से शुरू हुआ था। 10 जुलाई को मनीषा अपने घर वालों से यह कहकर निकली थी कि वह किसी काम से सिंघानी जा रही है, लेकिन बात कुछ और ही थी। पर वह सीधे वाराणा पहुंच गई, जहां उसे अपने क्लासमेट से मिलना था। मनीषा उस लड़के के साथ कक्षा 7 से पढ़ रही थी। वह लड़का उसका क्लासमेट था। शुरू में दोनों के बीच एक साधारण दोस्ती थी, पर धीरे धीरे यही दोस्ती दोनों के बीच एक प्यार में बदल गई। यह लड़का लगभग मनीषा से 1 डेढ़ साल छोटा था। वह लड़का अभी नाबालिग था, लेकिन इसके बावजूद भी एक दूसरे से चोरी छिपे मिलते रहे थे। 10 जुलाई को भी मनीषा उस लड़के से मिलने को भराड़ा के एक होटल में पहुंच जाती है, लेकिन उस दिन उसको घर लौटने में देर हो जाती है और वही देर उसके परेशानी का बहुत बड़ा कारण बन जाती है। उसके पिता उसे बस स्टैंड पर लेने पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि बेटी सिंघानी के बजाय भराड़ा की ओर से लौट रही है। उनको यहीं पर शक हो जाता है। वह मनीषा से पूछने लगते हैं। मनीषा घबरा जाती है। मनीषा के पिता समझ जाते हैं कि मनीषा ने कोई बात छिपाई है। फिर वह घर चले जाते हैं और घर जाने के बाद उसके पिता उससे लगातार पूछताछ कर रहे थे। मनीषा ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन जब उसके पिता ने मारपीट की तब उसने थोड़ा बहुत कुछ बताया। पर पूरी बात तब सामने आई जब मनीषा के चाचा की लड़की को बुलाया। तब मनीषा की चचेरी बहन ने बताया कि मनीषा का उस लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। सब कुछ साफ हो गया। फिर पिता ने उसका फोन छीन लिया। पासवर्ड उसके चाचा की लड़की को पता था। जैसे ही फोन अनलॉक हुआ, पूरे परिवार के सामने मनीषा और उस लड़के की कॉल और चैट का पता चल गया। तब घर वालों को पता चला कि लड़का कौन है, कहाँ रहता है। उसी दिन 10 जुलाई की रात को घर में बहुत हंगामा हुआ। मनीषा को पिता ने कड़े शब्दों में समझाया कि अब से वो उस लड़के से कोई संबंध नहीं रखेगी। मनीषा के माता पिता को उसकी इस बात का पता चला तो उन्होंने उस बात को गंभीरता से लिया। उस परिवार को सबसे बड़ा डर यही सता रहा था, समाज के लोग क्या कहेंगे। यह डर उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इस राज का किसी को कोई पता न चल जाए, इस बात को छिपाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए उन्होंने मनीषा के मामा को बुलाया। फिर 11 जुलाई को मामा अपनी कार से मनीषा के घर पहुंचे। वहां परिवार और मामा के बीच लंबी बातचीत होती है। फिर मामा ने मनीषा से सवाल किए, कौन लड़का है, कैसे जानती हो, उसके साथ ये सब कब से चल रहा है। उसी समय मनीषा ने सब कुछ साफ साफ स्वीकार कर लिया कि वह उस लड़के से बहुत प्यार करती है। उसकी यही जिद और हिम्मत उसके परिवार को खटक रही थी। उसके परिवार को यही डर था कि समाज के लोग और रिश्तेदार इस बात को सुनेंगे तो क्या कहेंगे। इन सभी बातों को सोचते हुए परिवार मनीषा को दूसरी जगह ले गया, लेकिन वहां भी यही सब बातें चलने लगी। लड़ाई झगड़ा, यहाँ भी यही कहानी
दोहराई गई। उसके साथ मारपीट तक की गई। मारपीट के दौरान उसके कान से खून निकलने लगा और उसके कान की बाली भी टूट गई। मनीषा को बार-बार धमकाया गया कि अगर उसने उस लड़के को नहीं छोड़ा तो उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मनीषा जब भी उस लड़के से बात करती थी, मनीषा के माता-पिता, मामा और सभी घरवाले उसके साथ मारपीट करते थे। मनीषा पर बहुत ज्यादा अत्याचार भी किया जा रहा था, जिससे कि मनीषा बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। और फिर मनीषा ने यह फैसला लिया कि वह उस लड़के के साथ भाग जाएगी। और घरवालों को यह बात पता चलने के बाद मनीषा उस लड़के पर घर से भागने के लिए दबाव बनाने लगी थी। लेकिन उस लड़के ने मनीषा से शादी करने के लिए साफ-साफ मना कर दिया था। उस लड़के ने बोला कि मैं अभी नाबालिग हूँ, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता। बस यही बात मनीषा को नागवारा गुजरी, क्योंकि मनीषा उस लड़के से कई सालों से प्यार करती थी और अब वही मनीषा उस लड़के से शादी करने के लिए लड़ने लगी और दबाव बनाने लगी। वह चाहती थी कि वह लड़का उसके साथ खड़ा रहे, लेकिन वह लड़का मनीषा से दूरी बनाने लगा। मनीषा भी इस बात को समझ गई थी। मनीषा ने उस लड़के से कई बार शिकायत भी की थी। उसका व्यवहार पहले से बदल गया है। बस इसी बात को लेकर यह रिश्ता इतना बदल गया कि एक दर्दनाक मोड़ पर जा पहुंचा। मनीषा इस बात से बहुत परेशान थी कि वह जिस लड़के से प्यार करती है, वही लड़का उसका साथ देने से इनकार कर रहा है। 10 अगस्त की रात को रात 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मनीषा ने उस लड़के से बात की। यह बात व्हाट्सएप चैट पर हो रही थी। मनीषा और उस लड़के के बीच जो बात चल रही थी, वह कोई सामान्य बातचीत नहीं थी। मनीषा ने उस लड़के से रोते हुए कहा, मेरे परिवार वाले मुझे रोज मारते पीटते हैं और अब तुम भी मुझसे दूरी बना रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए पूरे परिवार से साफ कह दिया है, मैं तुम्ही से शादी करूंगी, चाहे कुछ भी हो। अगर अब तुम भी मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। पर लड़का फिर भी नहीं मान रहा था। वह लड़का बार-बार एक ही बात बोल रहा था कि मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नाबालिग हूँ। मेरे घरवाले भी इस बात को नहीं मानेंगे और मेरे ऊपर ही उल्टा केस हो जाएगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं इससे ज्यादा और अभी कुछ नहीं कर सकता। जब मैं बालिग हो जाऊंगा, जब तुमसे 2 साल के बाद शादी करूंगा। अगर मैं तुम्हारे साथ अभी भाग गया तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा। पर मनीषा इतना लंबा इंतजार करने के लिए राजी नहीं थी। वह अपने घरवालों के अत्याचार से बहुत ज्यादा टूट गई थी। इसी कारण से वह अब अपने घरवालों के साथ और नहीं रहना चाहती थी। लड़का भी किसी हाल में मानने को तैयार नहीं था। लड़का बार-बार यही बात बोल रहा था कि मैं अभी नाबालिग हूँ। वह लड़का मनीषा से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन मनीषा भी समझ गई थी। मनीषा उस लड़के को मनाने की बहुत कोशिश करती है। मनीषा इतने तनाव में आ चुकी थी कि 11 अगस्त की अगली ही सुबह अपने घर वालों से यह कहकर
घर से निकली थी कि वह अपने नर्सिंग के एडमिशन के लिए अपने कॉलेज जाएगी। रोज की तरह वह अपने उसी स्कूल में गई जिस स्कूल में वह बच्चे पढ़ाती थी। वह अपने नर्सिंग कॉलेज की बस से अपने घर जाती थी, लेकिन 11 अगस्त को मनीषा 11 अगस्त की दोपहर को 1:58 पर स्कूल से निकल गई थी। लेकिन उस दिन वह उस बस से नहीं गई, क्योंकि उसके कॉलेज की बस उसके गांव तक आती थी। उसी दिन ही वह कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई थी। फिर 200 मीटर जाने के बाद उसने उसने एक दुकानदार से कीटनाशक दवाई खरीदी। दुकानदार को लगा ये दवाई मनीषा से मनीषा के पिता ने ही मंगाई होगी, इसीलिए उस दुकानदार ने ज्यादा कोई पूछताछ नहीं की। मनीषा अक्सर उनकी दुकान के आगे से गुजरती थी। मनीषा ने कहा, अंकल जी मोनो मिल जाएगी? दुकानदार ने कहा, हाँ मिल जाएगी। मनीषा ने 600 रुपए की 1 लीटर मोनो खरीदी और दुकान से ही घर की ओर पैदल निकल गई। उस समय मनीषा के हाव-भाव बिल्कुल सामान्य ही थे। दुकानदार से कीटनाशक खरीदने की बात 13 अगस्त को सामने आई, जब यह बात दुकानदार ने गांव के सरपंच से बताई। सरपंच ने यह बात दुकानदार से किसी को भी बताने के लिए मना किया, क्योंकि गांव का माहौल ही ऐसा था। इस बात को लेकर गांव का माहौल और बिगड़ सकता था। जब पोस्टमार्टम में कीटनाशक की बात सामने आई, कीटनाशक खरीदने के बाद मनीषा कॉलेज गई ही नहीं थी। पुलिस ने बहुत छानबीन की थी। लोग कॉलेज को ऐसे ही बदनाम कर रहे थे। सबसे पहले जिस व्यक्ति ने मनीषा की डेड बॉडी देखी थी, उसका नाम ईश्वर है। वह खेतों में घूमने जा रहा था। उसने देखा तो वहां कुत्तों का एक झुंड मनीषा की लाश को खा रहा था। उसने थोड़ा सा आगे बढ़कर देखने की कोशिश की तो कुत्तों का ग्रुप उस व्यक्ति के पीछे पड़ गया और फिर वह कुत्तों से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग आया। फिर वह गांव के कुछ लोगों को लेकर वहां पर जाता है और कुत्तों के झुंड को भगा देता है। और जब वहां लोग देखते हैं तो वहां पर एक लाश पड़ी हुई थी जो मनीषा की थी। फिर पुलिस आती है और मनीषा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर सबूत इकट्ठा करने में जुट जाती है। पुलिस को उन सबूतों के द्वारा ही पता चलता है कि मनीषा का कातिल और कोई नहीं है, उसी का परिवार है। और फिर पुलिस मनीषा के पिता से बोलती है कि बेटी का अंतिम संस्कार कर दो और धरना प्रदर्शन भी बंद कर दो। मनीषा के पिता डर जाते हैं, क्योंकि इन सबूतों में मनीषा की चैट के द्वारा पता चल चुका था कि उसके परिवार वाले उसके साथ क्या करते थे। फिर मनीषा के पिता डर गए और उन्होंने पुलिस के खिलाफ एक वीडियो तैयार किया। उन्होंने कहा कि पुलिस मुझ पर झूठ बोलने का दबाव बना रही है। यह सब मनीषा के पिता ने इसलिए किया था कि उसे पता चल चुका था, पुलिस को सारे सबूत मिल चुके हैं। मनीषा के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसके परिवार की ही देन है। मनीषा के मामा ने भी उसको मारा था, इतना मारा था कि उसके कान से खून निकल गया था। पुलिस ने मनीषा के प्रेमी को भी हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ भी चल रही है। प्रेमी ने बताया कि मनीषा के मर्डर से उसका कोई लेना देना नहीं है। मनीषा के पिता ने यह सब सच्चाई छुपा के रखी थी, क्योंकि उसका परिवार फंस सकता था। ये बात गांव की कमेटी को भी पता थी, लेकिन आंदोलन के दबाव में वह सब बात को दबा गए। मनीषा की मौत की गुत्थी अभी पूरी नहीं सुलझी है। अभी यह पता नहीं चल पाया है
कि जहर उसने खुद पिया या किसी ने पिलाया है, पर उम्मीद है यह गुत्थी जल्द ही सुलझ जाएगी।